गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू खतरनाक सत्संग सेशन। मैंने कल आप लोगों को एक मैसेज दिया था कि आज 8 बजे मैं आप लोगों के बीच आके ओशो कुंभ से रिलेटेड, ओशो जगत से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी घोषणा करूंगा जो मेरे तरीके से लगेगी। तो अभी उस बड़ी घोषणा को करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। मैं आपको पहले ही कोई चीज बता देना चाहता हूं। जो लोग विरोध में ही रस लेते हैं, निश्चित ही मुझे मालूम है सबसे पहले वो देखेंगे इस वीडियो को। तो जो केवल विरोध में ही रस लेते हैं उनको आज थोड़े अपने दिल के द्वार खोल लेने चाहिए, क्योंकि निश्चित ही उनकी बुद्धि बहुत हिलने वाली है। और फिर भी अगर वो आज हृदय के द्वार खोलते हैं तो शायद ओशो जगत के लिए, जिसके लिए वो लोग ज्यादा चिंतित हैं मुझसे, उसके लिए कुछ अच्छा ही होगा। और अगर वो अपने दिल के द्वार नहीं खोलते हैं तो अपने दिमाग के वो सारी ताकतें यूज करें जो वो विरोध के लिए करते आए हैं। क्योंकि विरोध का मैंने अभी तक जो रीजन देखा है वो ये नहीं है कि उन्हें ओशो जगत की चिंता है। विरोध का जो सबसे बड़ा रीजन देखा है तो वो ये है कि मेरा जीवन उन्हें बहुत ज्यादा जलन से भरता है। तो इससे तो और ज्यादा जलन फैलने वाली है। तो जो मैं घोषणा करने जा रहा हूं, उस घोषणा को करने से पहले कुछ मूलभूत बातें हैं जिनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी चर्चा है ये है कि ओशो कुंभ की जो शुरुआत हुई थी आज से 3 साल पहले 2018 में पहली बार कराया गया था, तब क्या सोच थी ओशो कुंभ को लेके। आखिर ओशो जगत में मैं करना क्या चाहता हूं, ओशो का नाम अपने साथ जोड़ता क्यों, ये सारी बातों के मैंने बहुत बार जवाब दिए हैं, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस में मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मेरा सदा से मानना ये रहा है कि दुनिया में अपने अपने समय में बहुत से लोग आके परमात्मा के संदेश को देते हैं। इसमें कोई किसी का कॉपीराइट नहीं होता। परमात्मा का ही संदेश है जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग लोग देने का काम करते हैं। इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं। उसी तरीके से ओशो ने जो संदेश दिया, निश्चित ही ऐसा है कि बहुत से लोग ये मानते हैं ओशो के बाद तो कोई बुद्ध पुरुष होने को ही नहीं है। तो जो ये मानते हैं, मैं उन सबसे कहूंगा ध्यान करना और सब करना उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके करने का कोई कारण नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ओशो के बाद भी कोई होगा और आप ध्यान में उस सब में रुचि लेते हैं, तो आप लोगों को अपनी बुद्धि को उस स्तर तक खोलने की भी जरूरत पड़ेगी कि जो भी होगा वो आगे का काम करेगा। तो एक तो काम नानक ने किया और एक काम किया गुरु गोविंद सिंह ने। अपने अपने तरीके से दोनों कामों के बहुत मूल्य हैं। नानक ने कभी तलवार नहीं उठाई, सौम्यता से अपनी बात कही, गीत गा के प्रभु का स्मरण किया। लेकिन गुरु नानक ने तलवार भी उठाई, गीत की जगह बहुत सी हिंसा में भी उतरे और वही मैसेज देने की कोशिश की जो नानक कर रहे थे, बस ढंग अलग थे। लेकिन आज अगर दुनिया में नानक का नाम लेने वाले लोग इकट्ठे हैं और एक कौम के रूप में जाने जाते हैं, जो सिख कौम है, जो आज हिंदुस्तान में आज की तारीख में बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ रही है किसानों के लिए, तो उसका श्रेय जो है वो गुरु गोविंद सिंह को जाता है, नानक को नहीं जाता। क्योंकि नानक की देशना के तहत ना सिख कौम इतनी फैली होती, ना ही उनके अंदर ये जज्बा होता कि गलत की चीजों के पीछे लड़ें। आप सब मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं और वो जो भी मुझे जानते हैं सब जानते हैं कि ये आध्यात्मिक शैली के साथ साथ जीवन में क्रांतिकारी ढंग से जीने का, गलत बात का विरोध करने का और साथ साथ दुनिया में किस तरीके से बदलाव लाई जाए इस पे काम करने का आदी रहा हूं।
मैंने पूरी जिंदगी स्वयं का जीवन भी ऐसे जिया है और यही मेरी शिक्षा है। ओशो को भी ये शिक्षा थी, ओशो की। और ओशो ने कहीं से कहा है कि बुद्ध से ज्यादा बेहतर है बोधिसत्व का होना, क्योंकि बोधिसत्व की पीड़ाएं ज्यादा हैं। बुद्ध होना एक बहुत छोटी घटना है, लेकिन बोधिसत्व होना एक बड़ी घटना है। मुझे छोटी घटना में रस नहीं रहता, मुझे हमेशा से थोड़ी सी बड़ी घटना में रस है। अहंकारी आदमी तो मैं रस लेता हूं। तो मैं वहां पे जब ओशोकुम की बात करता हूं तो ओशोकुम की बात मैंने इसलिए की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ओशो की जो देशना है, निश्चित ही ओशो ने उसमें क्रांति का बहुत बड़ा स्थान रखा है। लेकिन उनके जाने के बाद एक बात कहते हुए मुझे दुख नहीं होता, और वो ये है कि ओशो दुनिया के इतने क्रांतिकारी पुरुष हैं कि उनकी पीठ पीछे बहुत नपुंसकों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब ये बात जब मैं कह रहा हूं तो निश्चित ही जो ओशो के सन्यासी होंगे वो उसमें ये फील करेंगे कि मैं उनको नपुंसक बोल रहा हूं। जब मैं भीड़ बोलता हूं तो नपुंसकों की भीड़ के साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि उसमें थोड़े से प्यारे भी हैं। अब तुम ये सोच लो कि तुम प्यारे में हो कि नपुंसक में हो, और एक बात विश्वास करना, आज रात जब बिस्तर पे जाओ और पत्नी निकट ना लेटा लो, पति निकट ना लेटा लो, तो ओशो का हर सन्यासी आज रात अपना चिंतन कर सकता है कि वो नपुंसक की श्रेणी में आता है कि वो साहसी की श्रेणी में आते हैं। क्या उसने अपने जीवन को बेपर्दा होकर जिया, या जीवन को ओशो की बातों के साथ मक्कारियां बढ़ा बढ़ा के लोगों से छल कपट करने में जीवन जिया? इसका निर्णय हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। मुझे किसी के ऊपर आरोपण लगाने की जरूरत नहीं। आपसे ज्यादा ईमानदार, आपसे ज्यादा आपको पहचानने वाला दूसरा कोई व्यक्ति इस दुनिया में कभी न था, ना कभी होगा। तो आप स्वयं अपना निर्णय करें। रही बात ओशो के कार्य की, तो ओशो के कार्य को जब भी कोई करने निकलेगा तो वो उन साहसियों की श्रेणी में ही होगा जिन्होंने अपने जीवन को बिंदास होकर जिया। वो संख्या भी है। और जब भी वो काम करने को निकलेगा, विश्वास मानना, दुनिया के और लोग उसे नहीं रोकेंगे। उसको सबसे ज्यादा जो अड़चन देंगे वो ओशो के वही सन्यासी देंगे जो कि कायर है। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, जो कि कायर है। तो अब मैं वो घोषणा करने जा रहा हूं जो इस ओशो कुंभ में मैं करना चाहता हूं। इस ओशो कुंभ में मैं पूरी दुनिया से उन सन्यासियों को आह्वान देता हूं जो सन्यासी ओशो के देशना को, ओशो के विचार को, ओशो के द्वारा बताई हुई जीवन शैली को फैलाने को आतुर हूं। और इसका प्रयास उन्हें ऐसा नहीं है फैलाने को आतुर हूं तो उन्हें लगेगा मैं कोई बुक स्टॉल लगवाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा। जीवन में देशना फैलाने का सीधा सा यह है कि वो तुम्हारे जीवन से, स्वयं के जीवन से निकलेगी, और सबसे पहले निकट से निकलेगी। सबसे पहले वो परिवार से निकलेगी, उसके बाद वो मोहल्ले में फैलेगी, उसके बाद वो शहर में फैलेगी, फिर सीमाएं तोड़ देगी शहर की, और देश और दुनिया में फैलेगी। वो तुमसे फैलेगी। मैं अपने जीवन की अगर बात करूं तो सबसे पहले मेरे जीवन की जो शुरुआत थी क्रांतिकारी, वो मेरे घर से होती है। उसके बाद मुझे शहर के सन्यासी और मोहल्ले के लोग पहचानते हैं। गालियों के साथ होती है, निश्चित ही निंदा भी होती है, प्रेम भी मिलता है, क्योंकि केवल निंदा भी कभी बढ़ने में सहयोग नहीं करती, प्रेम भी जरूरी होता है। और सिर्फ प्रेम भी बढ़ने में सहयोगी नहीं होता, थोड़ी निंदा भी जरूरी होती है। तो दोनों चीजें होती हैं, मेरे साथ दोनों थी। परसेंटेज कम और ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप पूरे शहर में मेरे जाके ओशो सन्यासियों की तलाश शुरू करें तो निश्चित ही कोई ना कोई रिक्शे वाला, कोई ना कोई पुलिस वाला, कोई ना कोई वकील, कोई ना कोई रंगकर्मी आपको मेरा जिक्र छेड़ेगा। और जब शहर में ऐसा होने लगा तो दायरे टूट गए। आज पूरी दुनिया से मैं
जुड़ा हुआ हूं, पूरी दुनिया में एक संदेश दे रहा हूं, अपने जीवन से दे रहा हूं, सखा परिवार से दे रहा हूं, यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूं, ओशो कुंभ करा के भी दे रहा हूं। तो ये सारे संदेश जो हैं वो मेरे जीवन से निकलते हैं। तो जो भी लोग साहसी हैं और ओशो के जगत में कुछ कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य कैसे होगा, इसकी चर्चा हम ओशो कुंभ में करेंगे। लेकिन 2 तरीके के लोगों को निमंत्रण है, 2 तरीके के लोगों को ओशो कुंभ में निमंत्रण है। पहला निमंत्रण है उन साहसी लोगों को जो कि ओशो के जगत में कुछ करने को आतुर हैं। लेकिन जो साहसी होता है उसकी कुछ पहचानें होती हैं, वो थोड़ी सी बता दें। साहसी को किसी भी तरीके के जो मन के धागे होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये उसको आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डालते। वो धागों से बंधा हुआ नहीं होता। अब लोग कहेंगे धागे तो कच्चे होते हैं। सच बात तो यह है कि कायर आदमी कच्चे धागों से बन जाता है, साहसी आदमी किसी भी प्रकार के कच्चे धागों से नहीं बनता। मजबूत धागे क्योंकि दिखाई देते हैं, उन्हें तोड़ा जा सकता है। मजबूत धागों से गाय और भैंस बांध दी जाती है, लेकिन मनुष्य का मन जो है वो कच्चे धागों से बंधा होता है। तो कच्चे धागों से जो बंध जाए वो सन्यासी नहीं। तो मैं उन सन्यासियों को जो साहसी हैं वो निमंत्रण देता हूं। लेकिन एक बात और है, यदि आप साहसी हैं तो आपके कुछ मित्र भी होंगे, कुछ विरोधी भी होंगे। इनके बीच आपको एक खेल खेलना है, क्योंकि साहस भी सिद्ध करना है। साहसी जो होगा उसके पास तर्क निश्चित होता है, क्योंकि साहसी व्यक्ति बिना तर्क के हो नहीं सकता। क्योंकि साहस को चलने के लिए पहले बुद्धि की जरूरत पड़ती है। जब वो अपनी बुद्धि से अंदर द्वैत गिरा पाता है तो अद्वैत की यात्रा पे निकलता है। तो साहसी व्यक्ति को निमंत्रण है। किसी भी शहर में अगर कोई भी व्यक्ति साहसी है और या वो सोचता है ओशो के सन्यासी साहसी हैं वहां के, और तो एक ओशो कुंभ के लिए निमंत्रण है कि वो अपने शहर से कम 5 लोगों का चुनाव करें, कम से कम 5, और ज्यादा से ज्यादा वो 50 भी कर सकता है। तो 5 लोगों का चुनाव करे और वो ओशो कुंभ में उसको इनविटेशन है। यदि वो शुल्क दे के आ सकता हो तो बेहतर है। यदि वो किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है कि शुल्क नहीं दे सका, तो उन 5 लोगों को या 5 से अधिक जो भी होंगे उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क की व्यवस्था भी है। तीसरे तरीके के वो भी हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि हम पे कम शुल्क है, स्वामी जी ज्यादा शुल्क भी नहीं दे सकते और हम कम भी नहीं, बिल्कुल फ्री में भी नहीं आना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए कम शुल्क रखा गया है। वो रखा गया प्रतिदिन का मात्र 300 रुपए। लेकिन ये 3 दिन के लिए केवल अलाउड रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को हमें यहाँ बुलाना है। तो 3 दिन आप चूज कर सकते हैं, अपने समय बुक करा सकते हैं। कई दिन ऐसे होंगे जो आपको बुकिंग मिल जाएगी, कई दिन ऐसे होंगे बुकिंग नहीं मिलेगी। तो वो आप कॉल करेंगे और आपको पता लग जाएगा। तो वो 5 लोग यहाँ आएंगे। वो 5 लोग या 5 से अधिक जो सन्यासी हैं, क्रांतिकारी हैं, सोचते हैं कि ओशो के लिए उन्हें जीवन जीना है और उस जीवन को जीते जीते आनंद और सत्य की यात्रा करनी है। वो लोग यहाँ आए और उनसे मैं पूरे तरीके से हर तरीके का सहयोग करके उनके जीवन को उस यात्रा की तरफ बढ़ाने का कार्य करूंगा, जिससे ओशो का कार्य उनकी जीवन शैली से फैले। फिर बात कह दे रहा हूं, ओशो का कार्य उनकी जीवन शैली से फैले तो वो स्वीकार्य है। 5 से कम लेकिन स्वीकार नहीं करूंगा। किसी भी शहर से 5 से कम जो आना चाहते हैं वो अपने अपने तरीके की बुकिंग कराएं, जो सामान्य प्रक्रिया चल रही है। लेकिन 5 वालों के लिए विशेष होगा और 3 दिन के लिए केवल होगा। 3 दिन से अधिक ये मान्य नहीं होगा। और 3 दिन के लिए ये मान्य होगा। आप आ सकते हैं, लेकिन कुछ बातें और याद रखें। अगर आप लोग बुकिंग कराते हैं और निःशुल्क की श्रेणी में कराते हैं तो भी आपको 1000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको यहां जमा कराने पड़ेंगे ऑनलाइन। और वो निःशुल्क की श्रेणी में इस तरीके से है कि जब आप यहां 3 दिन आने के बाद जाएंगे तो वो आपके जिस अकाउंट से आपने डाले थे उसी अकाउंट में वापसी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस तरीके से आप निःशुल्क होते हैं। वरना 1000 रुपए आप 3 दिन का शुल्क मान सकते हैं व्यक्ति का। वो भी जो बुकिंग कराएंगे तो वो भी 1000 रुपए की करा सकते हैं। ये 300-350 रुपए का लगभग प्रतिदिन के खाने का खर्चा होता है।
मैं इसमें कोई कमाई नहीं कर रहा। कमाई के लिए मुझे इतने छोटे कार्य करने की जरूरत नहीं, वो उसके लिए मैं बहुत बड़े कार्य करता हूँ। तो ये जो है वो मैं आपको बताया कि हर शहर से 5 सन्यासी, वो क्या शैली, कौन सा चिंतन, किस तरीके की देशना से गुजरेंगे यहाँ, उसकी यहाँ कोई अभी चर्चा नहीं करूंगा। वो यहाँ जब आएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा। वो उनकी कुछ टेस्टिंग्स होंगी, कुछ बातें होंगी, हो सकता है उसमें से कोई सखा परिवार में भी रुकने योग्य मुझे दिखाई दे। हो सकता है कि वो 5 कुछ अलग तरीके के क्रांतिकारी दिखाई दे जो पंच प्यारे का काम करें उस शहर में, तो 5 की तलाश होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद बहुत से लोगों के दिमाग हिलने वाले हैं, वो घोषणा है कि जो लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है ओशो से जुड़ने के बाद ना तो उनको आनंद मिला, ना ही किसी तरीके का हौसला उनमें है, ना ही वो समाज से लड़ सकते हैं, अभी भी वो गुप्ता जी और सक्सेना जी और फला जना और फला मूर्ति की पूजा में व्यस्त हैं। ऐसे लोगों को मेरा मानना है कि ओशो जगत को विदा कर देना चाहिए। अभी वो ओशो जगत के लिए तैयार नहीं है, इससे उनके गुरु की बदनामी होती है। इस पे लंबी चर्चा हम यहां जब कैंप होगा तो कर लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को यहां निमंत्रण ये है, और वो निशुल्क है, उसमें कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन एक दिन के लिए है कि आप एक दिन के लिए यहां आए और अपनी माला वापिस करें। ओशो के प्रति जो भी आपने संकल्प लिए थे उससे आपको मुक्त किया जाता है और आप फिर अपना जीवन सामान्य जैसे पहले जीते थे जी सकते हैं। आपको ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है आपने ओशो का संन्यास भी लिया था, और जिनको बता चुके थे उनसे भी कह दें मैं ये भार उठा नहीं पा रहा था। ये ना सोचें कि बहुत से लोग कि मैं ऐसा शिविर लूंगा और मैं माला वापिस लेने का कोई अधिकारी हूं। मैं कोई वापिस अधिकारी नहीं हूं। आजकल तो एक बड़ा अच्छा फैशन चला हुआ है, ओशो का फोटो लगा होता है, जब संकल्प दिया जाता है, संन्यास दिया जाता है, वहां रख दी जाती माला, अपने आप उठाओ अपने आप पहन लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग माला जो है वो वहां अपनी रख सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं इस आकांक्षा से गहरा भरा हुआ हूं कि मैं इस बात में झूठा साबित हो जाऊं कि ओशो जगत में कोई नपुंसक आ गया है। मैं झूठा सिद्ध होने में खुशी महसूस करूंगा और चाहूंगा कि 40 दिन में ऐसा एक भी आदमी ना आए। लेकिन यदि कहीं कोई है तो जैसे ओशो को ने कहा था कि तुम सन्यासी में मेरा रूप पाओगे, तो मैं कह सकता हूं मैं ओशो बोल रहा हूं, सुन पाओ तो सुन लो। निमंत्रण है, मुक्ति का निमंत्रण है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हें मुक्ति के लिए माला की जरूरत पड़े। कभी कभी कोई माला उतार के भी मुक्त हो सकता है। इसी को ओशो ने कहा था, डोंट मिस मी एंड डोंट फॉलो मी। तो निमंत्रण है कि आप माला वापिस कर सकते हैं, और उन प्यारों के लिए भी निमंत्रण है जो इस जगत में कुछ करने को आतुर है। क्योंकि सच बात तो यह है, इस जगत में इस समय जो भोजन पक रहा है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें नमक की बहुत कमी है। भोजन विषाक्त है, बिल्कुल जहर की तरह हमारी रगों में दौड़ने को आतुर। तो इस समय थोड़े से लोगों की कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी कि जो अपनी चाहों की कुर्बानी देके और इस आनंद का जो सागर है उसमें डुबकी लगा के अपने अंदर से वो नमक पैदा करे जो आज की परिस्थिति में बहुत जरूरी है। इसी को ओशो ने कहा था कि ऋषि पृथ्वी के नमक होते हैं। तो मैं उन सब लोगों को एक नए नाम से पुकारना पसंद करूंगा, और वो होगा ऋषि। जो लोग अपने जीवन को इस दिशा में देने को राजी हैं। देने को कह रहा हूं, आपको कुछ मिलेगा नहीं,
भूल के ये लोग ना समझ ले 5 लोग वो आएंगे जिन्हें यहां कुछ मिलेगा, बल्कि उनसे लिया जाएगा। तो वो जो अपने आप को पूरे तरीके से छोड़ने को राजी हैं, उनके साथ कुछ चर्चा हो सकती है, उनके साथ कुछ काम की बात हो सकती है। और जो नहीं राजी हैं, जिन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, उनको तो पहली बात तो यह है कि अगर कहीं पे भी आप जितने लोग सुन रहे हैं ऐसा कमेंट सुनते देखें कि क्या बकवास कर रहा है, क्या मूर्ख आदमी है, तो उनसे पूछ लेना ये बात कि ओशो जैसे दिव्य व्यक्ति की वाणी सुनने के बाद तुम इस मूर्ख की सुनते ही क्यों? और दुनिया में अगर मैं मूर्ख हूं तो पहला ऐसा मूर्ख हूं जिसने बड़े बड़े विद्वानों का विरोध झेला है। तो ये मूर्ख बहुत से विद्वानों को हिला रहा है और हर उस मूर्ख को निमंत्रण दे रहा है जो मेरे जैसे उन विद्वानों की बुद्धि को हिलाने का कार्य करेंगे। मैंने लास्ट ईयर कहा था कि बेटी की विवाह के बाद मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं और खतरनाक हूं। और 1 साल में जिसमें पूरी दुनिया लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में गुजरी है, मैंने 1 साल में ये सखा परिवार खड़ा किया, ये आश्रम खड़ा किया। ये मेरी ऊर्जा का छोटा सा एक उदाहरण है आप सबके बीच। और आगे जो होने जा रहा है, किसी भी आदमी की बुद्धि में वो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि जो आगे होने जा रहा है, विश्वास मानना, वो मेरी बुद्धि में भी नहीं। मुझे बस हल्के हल्के तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। उन टिमटिमाते तारों में कभी कभी कोई बहुत बड़ा जगत नजर आता है। वहीं से मुझे वो साहस आता है कि मैं हर अंधकार की तरफ ऐसे बढ़ जाता हूं जैसे उजाला मुझे बुलाता हो। तो मैं जो कह रहा हूं, अंत में मेरे कहे गए ये शब्द अगर आपने हृदय खोल के सुने तो निश्चित ही आपको पुलकित करेंगे। हृदय अगर बंद था तो वो एक होता है ना, वो मुस्कान वाला लाइकिंग में होता है, वो छोड़ सकते हो। जिन्होंने भी वो छोड़े हो ना मुस्कान वाले, हाहा दांत दिखाते वाले, समझ लेना वो दिल बंद करके बैठे थे। और जितनी भी स्त्रियां देख रही हैं वो उन लोगों को जरूर देख लें कौन कौन दांत दिखाते वाले थे। तो कम से कम वो स्त्रियां, उनके लिए तो द्वार अपने भी बंद कर सकती हैं। जिसके द्वार बंद हैं दिल के, उसके आपको भी बंद कर लेने चाहिए। बाकी समझ जाओ मैंने क्या कहा। फिलहाल माला वापसी का समय आया है। अगर निभाया नहीं जा रहा और निभाया जा रहा है तो गर्दन घटाने का वक्त आया। फिर उसी घोषणा के साथ कि जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। फिर पुकारा रजनीश ने, हुआ सखा अपना। सखा तुम्हें उसी वेग के साथ बुला रहा है।